चैप्टर 5। इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, एक 6 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। 2 नंबर का और 1 नंबर का थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं और 6 नंबर का न्यूमेरिकल। चैप्टर है अंश एवं ऋण पत्रों का निर्गमन। केवल आपके बारे में निर्गमन ही दे रखा है, बाकी हरण और कुछ नहीं दे रखा है। इसका कंपनी लेखों का अर्थ है एक ऐसा संगठन, कंपनी का अर्थ एक ऐसा संगठन जो कानून की प्रक्रिया को पूर्ण करके बनाया जाता है, यानी जो कानूनी अधिनियमों के अंतर्गत बनता है वह तभी वह कंपनी कहलाती है। या कंपनी की पूंजी को अनेक भागों में बांटना, यानी जो कंपनी है उसकी जो अपनी एक पूंजी होती है, उस पूंजी को वो अनेक भागों में शेयरों के रूप में बांटती है। परिभाषा: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार, अब इसमें धारा याद रखनी है, 220 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत या पूर्व किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। यानी जो अभी कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अंतर्गत, या उससे पूर्व था 1956, या 1956 के अंतर्गत पंजीकृत या रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। प्रोफेसर हैन्ने ने परिभाषा दी है, कंपनी विधान द्वारा एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका एक पृथक अस्तित्व एवं उत्तराधिकार होता है और उसकी एक सार्वमुद्रा भी होती है। अब विशेषताओं में एग्जाम में 2 नंबर का थ्योरी का प्रश्न बनता है तो ज्यादा से ज्यादा 4 विशेषताएं याद रखनी चाहिए। तो उसकी 8 विशेषता दे रखी है बुक में। पहली है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये एक समामेलित संस्था होती है। कृत्रिम एवं अदृश्य व्यक्ति है, आर्टिफिशियल है, और अदृश्य व्यक्ति यानी उसका एक ऐसा लोगों का समूह है जो एक कंपनी है लेकिन वो एक उसका भौतिक स्वरूप नहीं होता, तो वो अदृश्य व्यक्ति है। इसका एक प्रतीक अस्तित्व होता है, यानी जो काम करते हैं उनका अस्तित्व अलग होता है, जो संचालक मंडल है उनका अस्तित्व अलग होता है, और लेकिन जो सभी संचालक मंडल बन के मंडल एवं सदस्य बन के जो एक कंपनी का निर्माण करते हैं उसका अस्तित्व अलग होता है। कंपनी का उत्तराधिकार सतत होता है, यानी उसका जो उत्तराधिकारी है वो लगातार कंटिन्यूटली चलता रहता है जब तक कंपनी का समापन है वो। सदस्यों का दायित्व हमेशा सीमित होता है, जो भी सदस्य है कंपनी के उनके दायित्व हमेशा लिमिट में रहते हैं। अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। अब इसमें केवल पब्लिक सेक्टर की ही कंपनियों के अंशों का हस्तांतरण किया जाता है, निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जाता। संचालक मंडल द्वारा संचालन किया जाता है, संचालक मंडल है उसी के द्वारा संचालन किया जाता है, और कंपनी की एक सार्वमुद्रा भी होती है। अब देखते हैं कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार में पहला प्रकार है ओपीसी, यानी 1 पर्सन कंपनी। अब जैसा कि नाम से ही लगता है 1 पर्सन, यानी इसमें सदस्य अधिकतम और न्यूनतम एक ही है, एक ही सदस्य होना चाहिए। अब इसमें जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 262 लगता है। उसके बाद में आता है प्राइवेट कंपनी, जिसे हिंदी में कहते हैं हम निजी कंपनी। और नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी, जिसे कहते हैं सार्वजनिक कंपनी। अब देखो इसमें अंडर सेक्शन लगता है 268, इसमें अंडर सेक्शन लगता है 271। ठीक है। इसमें न्यूनतम पूंजी
वो होती है 1 लाख रुपए, यानी कम से कम 1 लाख रुपए उन्हें चाहिए प्राइवेट कंपनी के रजिस्ट्रेशन में। और इसमें न्यूनतम पूंजी होती है 5 लाख रुपए। अब सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या प्राइवेट कंपनी में होते हैं 2। अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 200। इसमें न्यूनतम सदस्य होते हैं 7। अधिकतम सदस्यों में इसमें संख्या निर्धारित नहीं है, यानी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद आती है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले देखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल हिंदी में कहते हैं अधिकृत पूंजी। यह वो पूंजी होती है जो कंपनी अपने प्रारंभ में या अपने उद्देश्यों में निर्धारित करती है। जैसे कंपनी अपने उद्देश्य में निर्धारित करती है कि मैं अपने कंपनी के जीवन काल में 1 लाख शेयर 100 रुपए वाले इश्यू करूंगी। यह मेरी अधिकृत पूंजी है, अथॉराइज्ड है, यानी इससे अधिक मैं इश्यू नहीं करूंगी। तो ये अधिकृत पूंजी है। ये इसका अपने जैसे कंपनी एक्ट के अंदर केवल लिखा जाता है और इसकी टोटल नहीं होती है। बैलेंस शीट, ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये बैलेंस शीट में लिखी तो जाएगी, लेकिन टोटल में इसका उपयोग नहीं होगा, टोटल में नहीं आएगी। दो नंबर पर है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब है कि कंपनी निर्गमित पूंजी कहते हैं हिंदी में। कंपनी के पास जितनी अधिकृत पूंजी है उसमें से वो इश्यू कितना करना चाहती है, यानी कंपनी इश्यू करने के लिए अधिकतम उसके पास, अगर इस एग्जांपल से देखें तो अधिकतम उसके पास 1 लाख शेयर है 100 रुपए वाले, यानी वो इश्यूड कैपिटल के अंदर 1 लाख से ज्यादा शेयर इश्यू नहीं कर सकती। उसको शेयर 1 लाख तक इश्यू करने, यानी अथॉराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती इश्यूड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल के अंदर जैसे 1 लाख शेयर है तो वो पूरे 1 लाख शेयर इश्यू कर सकती है। 1 लाख से कम कर सकती है, 80,000 कर सकती है, 50,000 कर सकती है। कहने का मतलब यही है कि वो 1 लाख जो ऑथोराइज्ड कैपिटल उनकी जितनी भी होती है उससे ज्यादा वो इश्यू नहीं कर सकती। 3 नंबर पे है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होती है जो जैसे कंपनियां इश्यू करने के लिए 50,000 शेयर जनता में इश्यू करने के लिए दिए। अब सब्सक्राइब जनता द्वारा मांगे गए शेयर, यानी जो कंपनी इश्यू कर रही है, अब सब्सक्राइब जनता कितने सब्सक्राइब करना चाहती है उसके लिए। अब इसके अंदर यह है कि जनता के लिए इसमें अभिदान आता है आगे। तो अभिदान जनता, जैसे मान लो ये अथॉराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर 100 रुपए वाली है, उसने 50,000 इश्यू के लिए दिए। अब जनता के अंदर इश्यू भी तीन तरह से आता है। जैसे जनता कितने मांगती है वो उस पर डिपेंड। अब जैसे एक तो आता है जैसे इश्यू किए 50,000 रुपये, 50,000 शेयर, और जनता ने मांग लिए 50,000 शेयर। एक तो ये आती है कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है 50,000 शेयर इश्यू किए और जनता ने मांग लिए 40,000 शेयर।
और तीसरी आती है इश्यू तो किए 50,000 और जनता द्वारा मांग लिए गए 80,000। इसमें दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। इसमें ये हो गया न्यून अभिदान, यानी जितनी कंपनी इश्यू करना चाहती है उससे कम के लिए आवेदन आए। तो उसके अंदर इसके अंदर तो जैसे सवाल करेंगे तो जो न्यूनतम है उस पर ही डिपेंड रहेंगे, यानी इस क्वेश्चन को 40,000 से करते हैं। और ये है अधि अभिदान, इसमें कंपनी ने शेयर तो इश्यू किए 50,000, लेकिन उसका जो आवेदन है, आवेदन राशि वो आ गई 80,000 शेयरों के लिए। तो ये सवाल पर फर्स्ट एंट्री जो करोगे वो तो होगी 80,000 से, क्योंकि आवेदन के साथ जो मूल्य आया है तो उसको एक बार तो आपको खातों में लिखना पड़ेगा, उसके बाद में उसको एडजस्ट करते हुए, चाहे वो फर्स्ट कॉल में तक या सेकंड कॉल तक या अलॉटमेंट में करो या उन्हें रिफंड करो, वो आगे सवाल है जो वो बताएगा। जनता द्वारा जितने मांगे गए शेयर है वो सब्सक्राइब कैपिटल में आते हैं। अब जैसे इसमें यह है कि 1,100,000 वाली अथोराइज्ड थी, उसने 50,000 ही जनता के में निर्गमित करने के लिए दिए। अब जनता ने 40,000 शेयर ही मांगे, तो 40,000 मल्टीप्लाई ये उसकी सब्सक्राइब कैपिटल होगी। अगर जनता 60,000 मांगती है तो 60,000 गुणा 100 ये उसकी सब्सक्राइब कैपिटल होगी, लेकिन शेयर 50,000 है और 10,000 के लिए आगे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। ये एक आता है अनकॉल्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, जैसे कंपनी ने शेयर अलॉट कर रखे हैं और कंपनी ने शेयरों पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल प्लस सेकंड कॉल ये प्राप्त करनी है। इनमें से अब कंपनी 31 मार्च तक, मान लो 31 मार्च तक 3 ही आई है, यानी 100 रुपए का शेयर है और फर्स्ट कॉल तक वो 31 मार्च आ गई, तो 31 मार्च को खाते बंद करने पड़ते हैं। तो अब ये सेकंड कॉल बाकी रहेगी, तो आपको एक बार तो फर्स्ट कॉल तक ये दिखाना पड़ेगा। तो मान लो एप्लीकेशन में फर्स्ट कॉल तक 80 रुपए मांगे हैं, फर्स्ट कॉल तक 80 रुपए मांगे हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल 80 रुपए होगी। और 31 मार्च बाद में सेकंड कॉल और वहां पे 20 रुपए मांगे, तो ये जो कैपिटल है यानी जो मांगी गई पूंजी है वो 80 रुपए है। तो अब जैसे 1,00,000 शेयर इश्यू कर रखे हैं और 80 रुपए से फर्स्ट कॉल तक उसका होता है हिसाब, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी 80 लाख रुपए। अब ये जो बच्चे 20 रुपए जो अभी तक नहीं मांगे गए लेकिन साल खत्म हो गया, ये हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। और ये अनकॉल्ड कैपिटल के अंतर्गत 1,00,000 गुणा 20, तो ये 20 लाख रुपए अनकॉल्ड कैपिटल में चला जाएगा। अब एक नेक्स्ट आता है पेड अप कैपिटल। देखो, मांगी गई पूंजी, नया मांगी गई पूंजी और चुकाई गई पूंजी, यानी कंपनी ने कितनी मांगी है, नहीं मांगी है, और कंपनी के पास कितनी प्राप्त हुई है। पेड अप कैपिटल प्राप्त, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये 1,00,000 शेयर है, 80 रुपए से मांग रखे हैं 80 लाख रुपए तक, लेकिन एक कोई शेयर होल्डर है राम, उसके पास 10,000 शेयर है और उसने फर्स्ट कॉल मान लो 20 रुपए की है और वो नहीं दी, ठीक है। तो उसका जो एरियर रहा है ये हो गया उसका एरियर, यानी उसने नहीं चुकाई। तो ये जो एरियर है उसने कितने रुपए नहीं चुकाए, 10,000 गुणा 20, यानी 2 लाख रुपए नहीं चुकाए। अब जो पेड अप कैपिटल है ये प्राप्ति नहीं हुई, तो मांगी गई पूंजी तो 80 लाख रुपए थी, अब उसमें से 2 लाख प्राप्ति नहीं हुई, यानी पेड अप कितनी हुई है, पेड अप हो गई है 80 लाख में से ये 2 लाख एरियर को घटा दिया जाएगा।
यहाँ 78,000 रुपये पेड अप, 78 लाख रुपए पेड अप कैपिटल होगी। अब एक बात जो 1-2 नंबर में प्रश्न आता है एक सारणी एफ का, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो ये एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल है इसका। सारणी एफ के अनुसार दो छोटे छोटे नियम है। अब भी सारणी एफ लगती है, उससे पहले सारणी ए लगा करती थी। सारणी एफ में एक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट जो है वो 10% वसूल किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, सारणी एफ के अनुसार बकाया पर ब्याज कितना प्रतिशत दिया जाता है। तो ये जो बकाया पर ब्याज है वो एरियर के ऊपर तो दिया जाता है, वसूल किया जाता है एरियर पे तो 10%, और जो एडवांस होते हैं उस पे दिया जाता है 12%। अब एक है संचित पूंजी, इसका प्रश्न भी पिछली बार 2 नंबर में आया था, संचित पूंजी, और उससे पिछली बार भी आया था रिजर्व कैपिटल। इसका सीधा सा अर्थ है कंपनी के समापन पर मांगी गई पूंजी, यानी कंपनी के जो समापन है उस समय जो मांगी गई पूंजी है उसको संचित पूंजी कहते हैं परिभाषा। अब या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, न मांगी गई पूंजी के उस भाग से है जिससे एक विशेष प्रस्ताव पास करके भविष्य में समापन के समय ही मांगी जाए। यह क्वेश्चन भी 2-4 बार आ चुका है पहले, ठीक है। एक तो ये 2 नंबर में आता है, ये 1-1 नंबर में आता है सारणी एफ के अनुसार, और एक जो ये न्यूनतम पूंजी है, न्यूनतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, ये 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनका अगर एक बार डिफरेंस भी पूछा गया था कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर डिफरेंस क्या है, तो उसके अंदर डिफरेंस है, इसमें न्यूनतम पूंजी 1 लाख होती है, इसमें 5 लाख होती है। न्यूनतम सदस्य संख्या में डिफरेंस है, अधिकतम सदस्य संख्या में डिफरेंस है, अंडर सेक्शन में डिफरेंस है। तो ये 4 डिफरेंस भी होते हैं और 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं। इसमें से जो बड़ा क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकली बनता है, बाकी जो छोटे क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के, वो छोटे थ्योरी के, जिसमें से परिभाषा या सदस्य संख्या या कोई की जैसे संचित पूंजी है कि वो क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, उसके बारे में पूछा जाता है।